हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th के लेसन नंबर 3 प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस में जो टॉपिक लेने जा रहे हैं दैट इज द मल्टीनेशनल कंपनीज और द ग्लोबल एंटरप्राइज। इसको हम मल्टीनेशनल कंपनीज, ग्लोबल एंटरप्राइज या इंटरनेशनल एंटरप्राइजेस या इंटरनेशनल कॉरपोरेशंस या ट्रांसनेशनल एंटरप्राइज या ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस भी कहते हैं। तो इस टॉपिक के 4 नेम्स हैं। एक तो है मल्टीनेशनल कंपनीज, ग्लोबल एंटरप्राइज, इंटरनेशनल एंटरप्राइज या इंटरनेशनल कॉरपोरेशन या ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन या ट्रांसनेशनल एंटरप्राइजेस। तो सबसे पहले मल्टीनेशनल कंपनीज या ट्रांसनेशनल कंपनीज या ग्लोबल कंपनीज, इनका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है, देखो, 2 वर्ड से ये बना हुआ है। वन इज द मल्टी एंड सेकंड इज नेशनल। मल्टी का मीनिंग होता है मैनी, नेशनल मीन्स कंट्रीज। सो द कंपनी विच इज रनिंग बिजनेस इन मैनी कंट्रीज दैट इज नोन एज द मल्टीनेशनल कंपनी। देखिए, यही चीज लिखी हुई है इन्होंने। हेडक्वार्टर इज इन वन कंट्री and branches or subsidiaries are spread across many countries. It means जो हेड ऑफिस है वो एक कंट्री में होगा, वहां पे उस हेड ऑफिस से इसकी पॉलिसीज बन जाएंगी और बहुत सारे कंट्रीज में इसका बिजनेस फैला हुआ है। मतलब जो मैनी कंट्रीज में बिजनेस करे दैट कंपनी इज नोन एज मल्टीनेशनल कंपनी। लेकिन ये जो मैनी कंट्रीज में, बहुत सारे कंट्रीज में इसका बिजनेस हो रहा है, वो हो किस बेस पे रहा है, यही पॉइंट आगे हमारा फीचर में भी आएगा। वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो पॉलिसीज हैं, पॉलिसीज हर जगह अलग अलग नहीं बन रही। पॉलिसीज आर मेड इन हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर में पॉलिसीज बन गई और उन पॉलिसीज के बेस पर सब कंट्रीज में इन्होंने अपने बिजनेस को चला रहे। So any company that is having branches, that is having subsidiary companies, that is having its business in many countries, that is known as a multinational company. Now come to the features or the characteristics of MNCs. First point is giant size और huge capital resources. इनके जो कैपिटल के रिसोर्सेज हैं, कैपिटल आप मान लीजिए, इनके पास फाइनेंस ह्यूज है, बहुत फाइनेंस है। इसी फाइनेंस की वजह से ये अपने सारे इनके फीचर्स बनेंगे। इतना इनके पास फाइनेंस है कि ये इजीली हर चीज को मैनेज कर सकते हैं। और इसी फाइनेंस के बेस पे देखिए, दीज आर ऑफ लार्ज साइज, और इसी में इनकी जो सेल्स है, टर्नओवर का मतलब सेल्स, सेल्स भी लार्ज साइज की होती है। और इनकी एसेट्स जो इनकी, फॉर एग्जांपल प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ये सब भी बहुत ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास इनकी सेल्स लार्ज हैं। सेल्स लार्ज हैं तो डेफिनेटली फाइनेंस भी इनका ज्यादा हो जाएगा, और फाइनेंस ज्यादा है तो डेफिनेटली इनकी एसेट्स भी ज्यादा होंगी। सो दीज आर ऑफ जायंट साइज, मतलब लार्ज साइज की होती हैं हमेशा, ये बिग साइज की होती हैं कंपनीज। और इनकी जो कैपिटल है, फाइनेंस है, बहुत इनके पास होता है। और इसकी एक्सप्लेनेशन में यही बात आ जाएगी कि इनकी सेल्स भी बहुत हैं और इनकी एसेट्स भी बहुत ज्यादा है। यहां तक कि कई बार इनकी एसेट्स किसी डेवलपिंग कंट्री की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से भी ज्यादा हो जाते हैं। किसी एक डेवलपिंग कंट्री की ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को भी ये क्रॉस कर जाते हैं, इतनी इनकी प्रोडक्शन या टर्नओवर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो एक इंटरनेशनल कंपनी है दैट इज IBM, इसकी जो फिजिकल एसेट्स हैं वो $8 बिलियन की हैं। ठीक है, एक चीज और हमारी बीच में रह गई है बेटा, वो आपको मैं बता दूं। मल्टीनेशनल कंपनीज के एग्जाम्पल रह गए, तो वो हमारे एग्जाम्पल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल सोनी, सैमसंग। ठीक है, ये सारे जो हमारे हैं, आप मान लीजिए रिबोक, ऑल दीज कंपनीज आर द इंटरनेशनल कंपनीज। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया है करेक्टरिस्टिक्स का, दैट दीज आर ऑफ लार्ज साइज। इनका फाइनेंस बहुत ज्यादा होता है, इनकी सेल्स बहुत ज्यादा होती है, और इनके फिजिकल एसेट्स न्यूमरस है, बहुत ज्यादा हैं। इतने हैं कि कई बार किसी डेवलपिंग कंट्रीज की ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को भी वो क्रॉस कर जाते हैं। सेकंड पॉइंट है सेंट्रलाइज कंट्रोल, जो भी आपको बताया था। हेडक्वार्टर में, हेडक्वार्टर इनका होम कंट्री में होता है, मतलब जहां से
बेसिकली बिलोंग करते हैं, वो इनकी होम कंट्री है। बेसिक कंट्री जो है वही इनका हेडक्वार्टर है। उस हेडक्वार्टर में इनकी पॉलिसीज आर ऑलवेज मेड इन हेडक्वार्टर्स, एंड ऑल ब्रांचेस दे वर्क अकॉर्डिंग टू दोज पॉलिसीज, अकॉर्डिंग टू पॉलिसीज। जो पॉलिसीज हेडक्वार्टर में बन गई उनके हिसाब से ये सब कंट्रीज में अपना बिजनेस चलाती हैं। दैट इज नोन एज सेंट्रलाइज कंट्रोल। सेंट्रलाइज कंट्रोल मतलब कि कंट्रोल सेंट्रलाइज रहेगा, वो वहीं तक रहेगा जहां पर उन्होंने सेंट्रलाइज, एक जगह पर उनका कंट्रोल है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडवांस टेक्नोलॉजी। देखिए फाइनेंस बहुत है इनके पास, इसी फाइनेंस के बेस पे इनका जो रिसर्च एंड ये जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जो इनकी मशीनरी है, दैट इज अ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स मतलब लेटेस्ट इनके पास मशीनरी रहती है बेटा। मशीनरी दो तरह की टेक्निक होती है, एक होती है कैपिटल इंटेंसिव और एक होती है लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव में हम मशीनरी कम यूज करते हैं, लोगों को ज्यादा यूज करते हैं, ह्यूमन बीइंग एम्प्लॉयज ज्यादा होते हैं। लेकिन कैपिटल इंटेंसिव में हम मशीनरी का यूज ज्यादा करते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज ज्यादा करेंगे। तो यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी ये यूज करते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है, और उस टेक्नोलॉजी के बेस पे क्या होता है, दे प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। दे आर ऑलवेज यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। मशीनरी जो है वो बिल्कुल लेटेस्ट होगी और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो हाई क्वालिटी के होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी। इनके जो ब्रांचेस हैं बहुत ज्यादा कंट्रीज में, यही पॉइंट है। मार्केट टेरिटरी मतलब इनकी जो एक फैली हुई, कहाँ तक इनकी टेरिटरी फैली हुई है, तो ये बहुत ज्यादा एक्सपेंशन है इनकी, बहुत सारे कंट्रीज में है। इट इज इन मैनी कंट्रीज। क्यों है बहुत सारे कंट्रीज में? ड्यू टू वास्ट रिसोर्सेज, बहुत इनके पास रिसोर्सेज है। देखिए इनकी एसेट्स बहुत हैं, इनका फाइनेंस बहुत है, इनकी सेल्स बहुत हैं, इनके पास टेक्नोलॉजी लेटेस्ट है। तो इस वजह से इनकी जो मार्केटिंग स्किल्स भी हैं वो भी लेटेस्ट है। मार्केटिंग स्किल्स कौन कौन सी होती है कि कैसे सेल्स को बढ़ाना है, कैसे हमें अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करनी है, तो ये बहुत होती हैं। क्यों? और क्योंकि इनके पास फाइनेंस है प्रॉपर, इनके पास स्किल है। उसी फाइनेंस के बेस पे ये पूरे प्रोफेशनल्स को अपने पास लेके आते हैं बेटा। तो इन सब रीजन से जो इनकी मार्केट टेरिटरी है वो एक्सपेंड करती रहती है। इनकी जो ब्रांचेस हैं वो बहुत सारे कंट्रीज में हमें मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इनकी और इनका ओलिगोपोलिस्टिक पावर्स। इसका मतलब क्या होता है? जैसे मोनोपोली होती है ना, मोनोपोली का मतलब वन इज द ओनर, वन इज द सप्लायर। ठीक है। लेकिन ओलिगोपोली का मतलब होता है पावर इन फ्यू हैंड्स, मतलब एक हाथ में नहीं, लेकिन कुछ लिमिटेड हाथों में पावर है। लिमिटेड हाथों में पावर का यहाँ पे क्या मीनिंग है? इट मीन्स दैट सम एमएनसीज दे आर गोइंग टू डोमिनेट द मार्केट। बस एमएनसीज ही डोमिनेट करेंगी मार्केट को, और इस तरह से डोमिनेट करेंगी कि जो हमारे डोमेस्टिक सप्लायर्स हैं वो उनके सामने नहीं ठहर पाएंगे। क्यों नहीं ठहर पाएंगे? क्योंकि एमएनसीज के पास ह्यूज फाइनेंस है। देखो उनके पास फाइनेंस भी रहेगा और साथ साथ स्किल भी रहेगी, टेक्नोलॉजी भी उनके पास लेटेस्ट रहेगी। तो इस बेस पे ये डोमेस्टिक जो हमारे सप्लायर्स हैं इनको अपने सामने टिकने ही नहीं देंगे। और जब वो टिक नहीं पाएंगे तो क्या होगा? वो उसको टेक ओवर कर लेंगे। टेक ओवर का मतलब होता है उन कंपनीज को वो परचेज कर लेंगे, बाय कर लेंगे। ठीक है, उनको परचेज कर लिया। सो पावर किसके हाथ में आ गई? स्मॉल कंपनीज ने तो अपनी एग्जिस्टेंस ही खो दी। तो इट मीन्स ओनली द एमएनसीज आर गोइंग टू डोमिनेट द मार्केट। सो oligopoly powers, when the MNCs are there in the market, only they will stay in the market. Okay, they can easily buy the small companies. Example भी दिया हुआ है, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, इट परचेज्ड पॉन्स इंडिया लिमिटेड। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड बेटा, ये इस वर्ड से आप ये पर वो मत सोचना कि ये इंडियन कंपनी है। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड इंडिया की कंपनी नहीं है। अगर आप पाकिस्तान में जाके देखोगे आपको मिलेगी सेम कंपनी, लेकिन उन्होंने नाम लिख दिया है पाकिस्तान लीवर लिमिटेड। अदरवाइज ये होता है यूनिलीवर लिमिटेड है इस कंपनी का एग्जैक्ट एग्जैक्ट नाम, यूनिलीवर लिमिटेड। ठीक है, जिस कंट्री में जाते हैं उसका उसी के हिसाब से अपना नाम लिख लेते हैं। तो ये इंडियन कंपनी नहीं है, इट इज अ एमएनसी। इसने मार्केट को अपना इतना फैलाया कि जो हमारी डोमेस्टिक कंपनी थी पोन्स इंडिया लिमिटेड, इट लॉस्ट इट्स एग्जिस्टेंस और इसको इन्होंने टेक ओवर कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोडक्ट इनोवेशन। प्रोडक्ट इनोवेशन क्योंकि इनके पास हाईटेक स्किल्स है, इतना फाइनेंस है इनके पास, स्किल है, फाइनेंस है इनके पास,
कि ये बहुत ज्यादा पैसा अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पर खर्च करते हैं। इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से दे आर ऑलवेज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द न्यू प्रोडक्ट्स। उन्हें मालूम है कि हमें न्यू प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना है, क्योंकि अगर वो क्वालिटी को इंक्रीज करते रहेंगे तभी डिफरेंट कंट्रीज में उनकी मार्केट रहेगी, उनकी डिमांड रहेगी। सो दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। उसकी वजह से न्यू प्रोडक्ट्स मार्केट में आते रहेंगे, न्यू डिजाइन आएंगे मार्केट में, एंड दे कीप ऑन एडिंग द क्वालिटी। ठीक है, सो दिस इज द प्रोडक्ट इनोवेशन। प्रोडक्ट की यूजेस बढ़ाते रहेंगे, वो उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करते रहेंगे बाय द हेल्प ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। न्यू इनोवेशंस आर ऑलवेज गोइंग ऑन। नेक्स्ट पॉइंट इज मार्केट स्ट्रेटेजी। अब ये जो पॉइंट है वो मार्केट से रिलेटेड है। मार्केट का मीनिंग कि उन्होंने कैसे अपनी सेल्स को इंक्रीज करना है। दे आर रिच इन स्किल। पैसा तो है लेकिन स्किल भी इनके पास बहुत है। सो दैट्स वाई दे ऑलवेज कीप ऑन प्रमोटिंग द प्रोडक्ट। प्रमोशन करते रहेंगे प्रोडक्ट की। और प्रमोशन कैसे करते रहेंगे? एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट विल बी देयर। देखो, एडवर्टीजमेंट से हमें पता चलता रहता है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में है, इसका यूज ये है, इसके बेनिफिट ये हैं, तो एडवर्टीजमेंट से सेल बढ़ती है। इसी यही मार्केटिंग का ही पॉइंट है। आप मार्केटिंग मैनेजमेंट ट्वेल्थ में करोगे तो आपको पता चलेगा मार्केटिंग में एक प्रमोशन चीज होती है बेटा, कि कैसे सेल्स को हमें बढ़ाना है। तो यही मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज करते हैं ताकि सेल्स बढ़े। सेल्स बढ़ाने के लिए वो क्या क्या करते हैं? दे कीप ऑन ऑफरिंग द स्कीम्स लॉन्च करेंगे कि इसके साथ ये फ्री दे रहे हैं, हम एक्स्ट्रा क्वांटिटी देंगे, ठीक है, हम कुछ डिस्काउंट देंगे। तो ये क्या है? ये स्कीम्स चलेंगी। एडवर्टीजमेंट, सो दैट द कस्टमर कैन नो अबाउट द प्रोडक्ट। तो इन सब चीजों से सेल इंक्रीज होती है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फॉरेन कोलेबोरेशन। अब इसमें एक चीज देखिए, ये जो हमारी एमएनसीज हैं, MNCs are always doing their business in collaboration with the other countries। collaboration का मतलब ज्वाइंट हो जाती हैं, वो दूसरे के साथ कंबाइन होके बिजनेस करती हैं। सिर्फ अकेली बिजनेस नहीं कर सकती। कैसे नहीं कर सकती? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी है, उसने इंडिया में अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोची, तो यहाँ पे आके वो अपनी प्लांट और मशीनरी को नहीं लगाएगी। वो क्या करेगी? फॉर एग्जांपल आप बिस्किट को ही ले लीजिए। बिस्किट की उसने अगर अपना वो स्टार्ट करना है, कोई अपनी फैक्ट्री लगानी है, तो यहाँ पे फैक्ट्री नहीं लगाएगी। क्या करेगी? ऑलरेडी देयर इज अ कंपनी जिसकी पूरी फैक्ट्री सेटअप है, उसके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी। उसको कहेगी कि आप मेरे लिए बनाओगे और आप उस बिस्किट के पैकेट के ऊपर मेरा ब्रांड नेम लिखोगे। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो। सो दे कम इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद द डोमेस्टिक कंपनीज। डोमेस्टिक कंपनीज के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कैसा? कि उनके प्रोडक्ट पे हमारा ब्रांड नेम चलेगा, आप हमारी पॉलिसीज के हिसाब से काम करोगे, या आप हमारे लिए गुड्स को प्रोड्यूस करोगे। इस तरह से द एमएनसीज वर्क विद द फॉरेन कोलैबोरेशंस। तो ये सारे जो पॉइंट्स थे, ये थे हमारे फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज और द ग्लोबल कंपनीज। अब हम बात करते हैं कि अगर ये कंपनीज किसी कंट्री में आ रही हैं, तो उनको इफेक्टिवली कैसे यूज करना है ताकि वो हमारी उसको नेगेटिव इम्पैक्ट ना डाले, नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए, और उनका हमारी इकोनॉमी पे और हमारी फ्रीडम पर कोई असर ना आए। ठीक है, और नेगेटिव इम्पैक्ट भी ना रहे। तो उसको इफेक्टिव बनाने के लिए क्या क्या सेफ गार्ड कोई गवर्नमेंट ले सकती है? फर्स्ट, कि एमएनसीज को सिर्फ उस जगह पर आने दो जो कि हाईटेक एरियाज हैं, क्योंकि ये दीज पीपल आर रिच इन टेक्नोलॉजी। उनके पास हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रहती है। तो उनको बस उनमें आने दो जहां पर हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की, हाईटेक टेक्नोलॉजी की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोकेमिकल्स की, कैसे हम इन चीजों को और ज्यादा प्योर कर सकते हैं, कैसे इनको यूज कर सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशन में देखो, बहुत सी हमारी फॉरेन कंपनीज एमएनसीज आई हुई हैं, हमें बहुत तरह की फैसिलिटीज दे रही हैं, जैसे नेट वगैरह जो हमारा चलता है। ठीक है, तो इस तरह की जहाँ हाईटेक की जरूरत है, हमें ज्यादा उसमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है, वहां पर इन्हें एंट्री दो। दूसरा, उनके साथ ये एक हम रख सकते हैं दैट दे मस्ट ब्रिंग द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ताकि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, हमारा जो रिजर्व है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज का, वो इंक्रीज हो। जितना इंक्रीज होगा हम उतने ही फाइनेंशियली स्ट्रांग बनेंगे। ठीक है, तो हम उनके सामने एक ये हमारी वो रह सकती है शर्त कि दे मस्ट ब्रिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दे मस्ट इन्वेस्ट इन द फॉरेन एक्सचेंज इन आर कंट्री। नेक्स्ट,
दे शुड गिव हेल्दी कंपटीशन टू द डोमेस्टिक मार्केट। ऐसा नहीं है कि आप टेक ओवर करो, ये चीजें अलाउड नहीं होनी चाहिए। उनको हेल्दी कंपटीशन देना होगा डोमेस्टिक मार्केट को, ताकि हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं वो भी क्वालिटी को बढ़ा सकें। तो इस तरह से हमने अपने इस वीडियो में मल्टीनेशनल कंपनीज, जिसके डिफरेंट नेम है, ग्लोबल कंपनीज, ट्रांसनेशनल कंपनीज और इंटरनेशनल कंपनीज और कॉरपोरेशंस, उसके मीनिंग को किया, उनके फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स को किया, और साथ साथ इन प्रिकॉशंस को देखा जिनके साथ किसी भी एमएनसी को किसी कंट्री में एंट्री मिलनी चाहिए। उन सब प्रिकॉशंस को भी हमने देखा कि उन्हें सिर्फ हाईटेक एरियाज में ही एंट्री होनी चाहिए, बिकॉज दीज आर वेरी रिच इन टेक्नोलॉजी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमेशा उनको कंट्री में लेके आनी होगी। और तीसरा, डोमेस्टिक कंपनीज को किल करने की इनको कोई, इट शुड नॉट बी अलाउड फॉर द एमएनसीज। तो इन प्रिकॉशंस के साथ वो कंट्री में आ सकते हैं। ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एमएनसीज। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।